Welcome students in my YouTube channel on Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the antithrombotic agents. It is the second part of the antithrombotic agents. हमने फर्स्ट पार्ट में एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट्स क्या होते हैं देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट्स का, और एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट्स में बेसिकली कैसे एक्ट होंगे उसके समझाने के लिए हमने फिजियोलॉजी देखी थी कि कैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, किस तरीके से एक थ्रम्बस या क्लॉट फॉर्म होता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द थोड़ा सा हम ड्रग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। यानी कि एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट दैट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशंस एंड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रम्बस या क्लॉट। यानी थ्रम्बस फॉर्मेशन को जो इनहिबिट कर देते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो इनहिबिट कर देते हैं, वो एजेंट्स क्या हैं? एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट्स हैं। ठीक है, इसका मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको। क्लासिफिकेशन में ड्रग जो आपकी थी वो आपकी तीन तरह की एक्ट हो सकती हैं। जैसे एस्पिरिन ड्रग है वो आपकी कॉक्स-1 या थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिक एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे कि थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसी तरीके से डाइपैराडामोल थे वो आपके CMP लेवल को बढ़ा देते हैं। CMP लेवल जब प्लेटलेट्स के अंदर बढ़े आएगा तो उसके अंदर से जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉट कोगुलेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन करने के लिए जो मैसेंजर होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ थ्रम्बस नहीं हो पाता है। इसके अलावा टिक्लोपिडेनिक और क्लोपिडोग्रेल और पेसिलोग्रेल ये सब क्या है? इनहिबिट द ADP रिसेप्टर्स को पे बाइंड नहीं होने देते हैं, ADP के जनरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? फाइब्रिनोजन प्लेटलेट्स के साथ में बाइंड नहीं हो पाते हैं और फाइब्रिनोजन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। और लास्ट में जो आपके ड्रग हैं ये आपके क्या करती है? इनहिबिट करती है GP सेकंड, V और थर्ड रिसेप्टर को, जिसके हेल्प से एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से जुड़ती है और एक गुच्छा या एक गुच्छे के रूप में एक दूसरे जुड़ेगी, दूसरे तीसरे जुड़ेगी, एक गुच्छे के रूप में बना देती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है। तो ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट जुड़ नहीं पाती है और एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो ये मैं आपको समझा ही चुका था, इसको मैं आगे समझा रहूँगा नहीं। आज हम बात करते हैं ड्रग की पहले बात करते हैं एस्पिरिन। अब आपके दिमाग में एस्पिरिन आया होगा तो सबसे पहले ये आया होगा कि एस्पिरिन क्या है? नेस्टेट्स है। नेस्टेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो हमारी बॉडी के इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कम करती है। पेन है, फीवर, पेन जैसे इन्फ्लामेशन को कम करने की जो यूज़ की जाती है एस्पिरिन। लेकिन एस्पिरिन को हम लो डोज में यूज़ करें तो ऐसे वो आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर का काम करती है, प्लेटलेट को इनहिबिट करती है। अगर बात करें, अगर हम पेन के लिए यूज़ करेंगे तो एस्पिरिन की मेनली 300 से 400 mg की ड्रग यूज़ होती है। लेकिन अगर हम प्लेटलेट एग्रीगेशन की बात करेंगे तो इसकी लो डोज यूज़ होती है, अबाउट द 75 mg पर डे के हिसाब से यूज़ होते हैं, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं। बट 75 mg पर डे इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर द पेन रिलीफ, या ऐसे एनाल्जेसिक काम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन इज ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, आप जानते ही हैं। इट आल्सो एक्ट एज ए प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ये आप प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट भी करती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे करेंगे? ये एस्टाइलेट एंड इनहिबिट द एंजाइम कॉक्स-1 यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और थ्रोम्बिक सिंथेटेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और इनएक्टिवेटिंग दिस इरिवर्सिबली एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2 इज़ द मेजर बिकॉज द थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 इज़ द major arachidonic product generated by the platelets, and platelet cannot synthesize freshly enzymes, and 3XA2 यानी कि thromboxane formation is suppressed at very low dose and till fresh platelets are formed. This result clot of blood is not formed. ठीक है, तो मैं बात करूँ तो जो ये कंपाउंड है एस्पिरिन है, ये आपके कॉक्स-1 और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिक एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस नहीं हो पाती, थ्रोम्बोक्सिन फॉर्म नहीं हो पाता है, और कॉक्स-1 के इनहिबिट होने से कॉक्स-1 के इनहिबिट होने से क्या होता है कि आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। अब थ्रोम्बोक्सिन जब नहीं बन पाएगा, थ्रोम्बोक्सिन किससे बनता है? आर्चिडोनिक एसिड बनता है। आर्चिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन जो TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोक्सिन TX सिंथेटिक एंजाइम से बनता है, जो फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, और ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स। जब तक आपके फ्रेश थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिक एंजाइम को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा? TXA2 फॉर्मेशन सप्रेस रहेगा वेरी लो डोज पर, जब तक वो फ्रेश थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिक एंजाइम नहीं फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो एंजाइम था वो इनएक्टिव कर दिया, और वो इनएक्टिव होकर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ये इरिवर्सिबली उसे इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और जब तक वो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, नया एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, तो TXA2 का फॉर्मेशन सप्रेस रहेगा, और TXA2 नहीं होगा तो TXA2 यानी कि थ्रोम्बोक्सिन के प्रेजेंस में क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से जाकर जुड़ पाती है, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन जिससे सप्रेस हो जाएगा,
जिस रिजल्ट क्लॉट ऑफ ब्लड इज नॉट फॉर्म, जिससे ब्लड का कोगुलेशन या थ्रम्बस फॉर्म नहीं हो पाता है। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें तो एस्पिरिन इंड्यूस द प्रोलॉन्गेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम लास्ट फॉर 5 to 7 डेज। अगर हम एस्पिरिन किसी को दे रहे हैं तो उस पोजीशन का ब्लीडिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है, 5 से 7 दिन तक देखा जाता है उसका ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ डेली डोज accumulate and it has now been so that dose lows as 40 mg per day have a effect on platelet aggregation। ये देखा गया है कि अगर ड्रग उसके किसी पेशेंट को हम एक्सेस डोज दे रहे हैं तो उसकी ड्रग उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो हमें लो डोज 40 mg पर डे उसकी डोज दें, उसको उस पेशेंट को ड्रग दें तो वो भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब एस्पिरिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एडीपी फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड दे स्टिक टू द ईच अदर। और साथ में एस्पिरिन क्या कर देता है, एडीपी के रिलीज़ को कम कर देता है। प्लेटलेट से एडीपी की रिलीज़ नहीं होगा तो प्लेटलेट एक दूसरे से स्टिक चिपक नहीं पाती हैं, और साथ में जब चिपक नहीं होंगे तो एग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसके फैमिली एक्शन की बात हो गई। एडीएमई की बात करें तो एस्पिरिन एब्जॉर्ब ओरली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबोलाइज लीवर में होगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया है, वोमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, increase oculate blood loss in the stool, gastric mucosal damage, peptic ulceration may be produced at large dose and long term use। अगर हम एस्पिरिन को लॉन्ग टर्म या लार्ज डोज यूज़ करते हैं, या तो ज़्यादा मात्रा में दे दें, लार्ज डोज दें, या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ करें, तो उसके कारण मेजर जो साइड इफेक्ट जनरेट होंगे वो आपकी म्यूकोसल डैमेज हो, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो सकती है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में नोसिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, इंक्रीज़ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूल में जो ब्लड आ रहा होता है उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो ये सभी क्या होते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऑन लॉन्ग टर्म्स एंड लार्ज डोज ऑफ द एस्पिरिन यूज़। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो एस्पिरिन कंट्राइंडिकेटेड उन पेशेंटों के लिए होता है जिनको पेप्टिक अल्सर हो, जो सेंसिटिव होते हैं एस्पिरिन से, साथ में उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपका थैलेमीशिया यानी हीमोफीलिया का पेशेंट हो तो उसको हम नहीं देंगे। ठीक है, जो जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यूज़ की बात करते हैं एट लो डोज। यहाँ पर मैं आपकी एस्पिरिन जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे एनाल्जेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो एस्पिरिन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए वो एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन एजेंट के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एस्पिरिन ऐसे एनाल्जेसिक आपको पढ़ाऊँगा नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अंदर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स की। तो जो आपका यूज़ होता है एस्पिरिन का, ऐसे लो डोज 75 to 150 mg ऑफ एस्पिरिन पर डे यूज़ एज ए प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर की जैसे इतनी डोज में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हुआ आपका प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर यानी कि एस्पिरिन। दूसरा बात करते हैं क्लोपिडोग्रेल। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्लोपिडोग्रेल मेनली मेजॉरिटी उन पेशेंटों को ज़्यादा यूज़ की जाती है क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन, जो कि जिनके अंदर एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनको पहले कोई ब्लॉकेज था कोरोनरी आर्टरी में, ब्लॉकेज निकाल दिया गया है, दोबारा ब्लॉकेज फॉर्म ना हो, स्टेंट उनके अंदर पड़ा हुआ है। उन पेशेंटों जिनके अंदर पहले ब्लॉकेज था, जिनके अंदर स्टेंट एंजियोप्लास्टी हुई है, उन पेशेंटों को अक्सर क्लोपिडोग्रेल के साथ में एस्पिरिन दिया जाता है, जिससे कि थ्रम्बस या एम्बोलिज्म उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ना फॉर्म हो, ब्लॉकेज दोबारा ना फॉर्म हो। तो मैं क्लोपिडोग्रेल के बारे में बात करते हैं आगे। क्लोपिडोग्रेल आर क्लोजली रिलेटेड टू द थायोपायरिडीन डेरिवेटिव कंपाउंड है ये, दैट एक्ट ब्लॉक द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, बट मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट एस्पिरिन। एस्पिरिन से इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, दीज ड्रग्स इरिवर्सिबली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एडीपी टू गेट्स रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स एंड thereby inhibit the activation of GP secondary third receptor required for the platelet to bind fibrinogen to each other। यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपकी इरिवर्सिबली ये बाइंड एडीपी के बाइंडिंग को इनहिबिट कर देंगे। जैसे एडीपी रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते हैं ऑन प्लेटलेट्स पे। जब ये प्लेटलेट्स पे बाइंड नहीं हो पाएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जीपी ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी एंड थर्ड रिसेप्टर है वो आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो फाइब्रोजन्स के कारण जो एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट बाइंड होता है, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोजन्स, वो आपका बाइंड नहीं हो पाएगा, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाएगा। अब मैं आपको फिगर से समझा सकता हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था। जैसे आपका यहाँ पर देख रहे थे कि ये आपका थ्रम्बोक्सिन दिख रहा था TXA2, ये थ्रम्बोक्सिन A2 है, इसका रिलीज़ कम हो जाता है। थ्रम्बोक्सिन A2 क्या करते हैं, मेनली ये आपके प्लेटलेट से रिलीज होते हैं और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन थ्रम्बोक्सिन नहीं होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाता है
ड्यू टू द एस्पिरिन। यहाँ पे एडीपी की बात आ रही है। एडीपी रिलीज कौन करता है? प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। और एडीपी कहाँ जाके बाइंड होता है? एडीपी बाइंड होता है जो आपका इस पे प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। जब एडीपी बाइंड होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो आपको ये प्रोटीन दिख रही है, ये आपको रिसेप्टर दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जो येलो कलर का इसके अंदर दिख रहा है, डेट इज़ द फाइब्रोनोजन। येलो कलर का जो दिख रहा है, डेट इज़ द फाइब्रोनोजन। जो फाइब्रोनोजन एक प्लेटलेट्स को दूसरी प्लेटलेट्स को विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी एंड थर्ड रिसेप्टर से जोड़ देता है। अब ये क्लॉपिडोग्रेल क्या करेंगे, एडीपी को उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं होने देंगे। एडीपी को उसके रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं हो जाएंगे। जब एडीपी उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो प्लेटलेट्स के जो आपके ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन G1 थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन ये वाले रिसेप्टर हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी और थर्ड रिसेप्टर, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो फाइब्रोनोजन जो है वो आपका एक प्लेटलेट से दूसरे प्लेटलेट से जोड़ नहीं पाएगा। और जब तक ये जुड़ा जो आपका एक प्लेटलेट दूसरे प्लेट जुड़ेगा नहीं, तब तक प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये एक्ट होती है क्लॉपिडोग्रेल। क्लॉपिडोग्रेल मेनली क्या करती है, एडीपी को बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी। तो एडीपी आपका प्लेटलेट सरफेस पर बाइंड नहीं हो पाएगा। जब प्लेटलेट सरफेस बाइंड नहीं हो पाएगा तो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन जीपी सेकेंडरी एंड थर्ड रिसेप्टर वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जब रिसेप्टर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो रिसेप्टर्स की हेल्प से, एक रिसेप्टर की हेल्प से जो फाइब्रोजन प्रोटीन की फाइब्रोजन्स एक प्लेटलेट के रिसेप्टर से दूसरे प्लेटलेट रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। तो इट इरिवर्सिबली इनहिबिट द प्लेटलेट फंक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट फंक्शन को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉपिडोग्रेल एंड द एस्पिरिन इज सिनर्जेटिक इन द प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक एपिसोडिक एंड इट यूटिलाइज इन चेकिंग रेस्टिनोसिस ऑफ स्टंट कोरोनरीज। मैंने बताया था आपको, इसका कॉम्बिनेशन क्लॉपिडोग्रेल का, एस्पिरिन का ऐसे सिनर्जेटिक काम करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक एपिसोडिक, यानी कि दोबारा इस्केमिक कंडीशन ना बने। इस्केमिक कंडीशन कब बनती है, जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाता है। और साथ में ये यूटिलाइज़ किए जाते हैं रेटिनोसिस ऑफ स्टंट कोरोनरी, यानी कोरोनरी आर्टरी में कोई स्टेंट लगाया गया है, उसके बाद में इसको भी यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक कोई इस तरह की पॉपुलेशन ना बने। एडीएमए की बात करें तो क्लॉपिडोग्रेल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, इसमें इंटेस्टाइन मेटाबोलाइज इन लीवर और एक्सपेल टू द यूरिन। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इसकी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट साइड इफेक्ट, ब्लीडिंग टाइम इसमें बढ़ जाता है। साथ में और साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, रैसेस ये भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये अनकॉमन होते हैं, ये किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं। इंट्रक्शन की बात करें तो क्लॉपिडोग्रेल इज आल्सो द प्रोड्रग, ये प्रोड्रग है। प्रोड्रग मैंने आपको पहले बताया था। प्रोड्रग क्या है, वो ड्रग जो वैसे तो इनएक्टिव है लेकिन बॉडी में जाके जब वो एक केमिकल से दूसरे केमिकल में चेंज होते हैं, यानी कि मेटालाइज होते हैं, तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लॉपिडोग्रेल वैसे तो इनएक्टिव है लेकिन जब हमारी बॉडी में जाएगी और बॉडी में जाके क्लॉपिडोग्रेल एक केमिकल से क्लॉपिडोग्रेल किसी दूसरे केमिकल में चेंज होती है, यानी उसका मेटाबलाइज होता है। तो जो दूसरा केमिकल फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, इस केमिकल से दूसरे केमिकल जो फॉर्म होगा वो केमिकल कंपाउंड क्या होगा, एक्टिव फॉर्म होगा, यानी कि इनको हम प्रोड्रग कहते हैं। प्रोड्रग आर दोज डेट आर इनएक्टिव बट दे आर एक्टिव आफ्टर रीचिंग टू द बॉडी आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे तो ओमिप्राजोल क्या करता है, ओमिप्राजोल इनहिबिटर ऑफ C/P2C19 जो एंजाइम्स है, जिसकी हेल्प से क्या होता है क्लॉपिडोग्रेल इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ओमिप्राजोल इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लॉपिडोग्रेल है वो कम हो जाएगा और इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, यूज़ की बात करते हैं तो क्लॉपिडोग्रेल यूज टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिक इवेंट एसोसिएटेड विद द पेसिनियोसिस कोरोनरी इनर्वेशंस एंड विद एंड विदाउट कोरोनरी स्टंट। बेसिकली क्लॉपिडोग्रेल को हम थ्रोम्बक फॉर्म ना हो, थ्रोम्बोसिस प्रॉब्लम ना हो, यानी ना हो कोरोनरी आर्टरी में, उसके लिए यूज़ करते हैं। चाहे वो आपका कोरोनरी स्टंट लगा हुआ हो, स्टंट मतलब आप समझते होंगे, आप जो एंजियोप्लास्टी होती है उसमें स्टंट लगाते हैं, तो स्टंट लगा हो या ना हो लगा हो, दोनों ही कंडीशन में ये आपके थ्रोम्बस को फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स। मैंने आपको दो पढ़ाए, एस्पिरिन और क्लॉपिडोग्रेल, जो आपके मेन हैं और मेजॉरिटी आप मार्केट में यही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है या कोई नेक्स्ट चीज़ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने के उसके हेल्पफुल हो सकता है, जो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और लास्ट में एक बार बता कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स के आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।